welcome to Economics with Shizan. Today our topic is the approaches to definition of money. That is very important topic in the monetary concept, in the monetary economics. As we know that to define the money it is very complex topic. We cannot define the money precisely and different economists have given different definitions regarding the concept of money. ये हम जानते हैं. तो इकोनॉमिस्ट एक था जिसका नाम शॉर्ट्स्की था, जिसका हम शॉर्ट्स्की पैराडॉक्स पर क्राइटेरियन पढ़ेंगे आगे. उसने कहा कि जो मनी है ये एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको हम प्रिसाइजली इजीली डिफाइन नहीं कर सकते हैं. तो हमारे सिलेबस के अंदर और मेनली जो बुक्स के अंदर मेंशन किया जाता है वो यही चार अप्रोचेस हैं, चार तरीके हैं कि मनी को डिफाइन करने के. तो अकॉर्डिंग टू बुक्स एंड अकॉर्डिंग टू एज पर आवर सिलेबस वी हैव दीज फोर अप्रोचेस. हम ये अप्रोचेस पढ़ेंगे ये क्या है और ये कैसे हुए. ये इकोनॉमिस्ट था एच.जी. जॉनसन. इकोनॉमिस्ट का नेम है एच.जी. जॉनसन. इसने क्या किया, इसने डिफिनिशंस या अप्रोचेस जो थे मनी की, इसने उसको क्लासिफाई किया चार हिस्सों के अंदर, चार कैटेगरीज के अंदर. पहले कैटेगरी जॉनसन ने बताया कि इट इज अ कन्वेंशनल, इट इज अ ट्रेडिशनल, जिसको हम बोलते हैं इसे क्लासिक, मीन ओल्डेस्ट है, पुरानी डिफिनेशन है. ये कन्वेंशनल है जिसको हम ओल्डेस्ट भी कहेंगे, पुरानी ट्रेडिशनल और क्लासिकल भी थे बिकॉज द इकोनॉमिस्ट्स वर ड्रॉन फ्रॉम द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स की बुनियाद है. तो सेकंड वन इज मॉनेटरिस्ट्स और शिकागो. सेम है, मॉनेटरिस्ट्स और शिकागो, मिल्टन फ्राइड में शिकागो स्कूल ऑफ थॉट के साथ डील करता था, एसोसिएट प्रोफेसर शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर. तो थर्ड वन इज गुरली शॉ, जॉन गुरली और एडवर्ड शॉ, डेफिनेशन उसकी जिसको हम लिक्विडिटी अप्रोच भी कहते हैं. फोर्थ वन इज सेंट्रल बैंक अप्रोच, जो हमारे पास आरबीआई है उसका अप्रोच. तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, हम वन बाय वन इसको हम डील करेंगे, क्या है ये अप्रोच, क्या बताता है, इसका मतलब क्या है. तो पहले हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल अप्रोच और क्लासिकल अप्रोच. ये क्या अप्रोच है. बेसिकली हम कहते हैं इट इज द क्लासिकल अप्रोच. तो इससे हमें पता चलता है कि क्लासिकल का वी हैव एडम स्मिथ, वी हैव डेविड रिकार्डो, वी हैव माल्थस, वी हैव जॉन स्टुअर्ट मिल. तो उनका ये अप्रोच है. इसके अंदर वो क्या है, पहले फर्स्ट वन इज ये एक ओल्डेस्ट अप्रोच है. सेकंड वन इट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, ये मोस्टली एक्सेप्टेड अप्रोच है, मोस्ट एक्सेप्टेड, ये मोस्ट एक्सेप्टेड है. इसके अंदर क्या है, इन्होंने बेसिक फंक्शन ऑफ मनी, बेसिक बुनियादी जो फंक्शन थी मनी की, दैट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उन्होंने उसी ओनली पर्टिकुलर पे बात की, उन्होंने ओनली उसी चीज पे फोकस किया, दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था इन्होंने उसी पे फोकस किया. इसके पीछे भी एक राज है, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, रीजन है भाई. जो ये क्लासिकल्स है या क्लासिकल्स हम जिसको हम कन्वेंशनल अप्रोच कहते हैं, इन्होंने इस चीज पे ही क्यों बात की. फर्स्ट वन द क्राइटेरिया इज कि इकोनॉमी की कंडीशंस उसी तरीके से ही थे कि ओनली इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसीलिए उन्होंने कहा कि मनी इज ओनली दैट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी ओनली फंक्शन करती है दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दूसरा रीजन ये है कि जो बुक है बाइबल, उसके अंदर मेंशन किया गया था कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, मनी जो है ये तमाम इविलों, बुराइयों का जड़ है. तो जब ये उसके अंदर मेंशन किया गया है कि जब बाइबल के अंदर ये मेंशन, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स थे, उन्होंने इस चीज पे फिर ज्यादा जोर नहीं किया, मनी को ज्यादा डिफाइन नहीं, मनी पे ज्यादा फोकस नहीं किया, बिकॉज इट इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स. तो इट इज करंट प्रिवेलिंग भी सच है. तो मनी जो है इस ये ऑल इविल्स का रूट है. तो इसके बेसिस पे जो क्लासिकल्स थे उन्होंने ज्यादा इस पे डील नहीं किया, ज्यादा फोकस नहीं किया, उन्होंने एसाइड्स को ज्यादा किया. सो दैट इज द रीजन, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड इट ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि मनी जो है ये ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. इसके अंदर कहा कि जो ऑल एसेट्स जो होंगे, मींस ऑल द एसेट्स दैट आर कन्वर्टेबल टू मनी, वो एसेट्स जो मनी के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको भी हम इस अप्रोच के अंदर मेंशन करते हैं. मींस एसेट्स कन्वर्टेबल हम कहेंगे सिंपली, एसेट जो कन्वर्टेबल है मनी के अंदर, कन्वर्टेबल टू मनी. तो जो क्लासिकल्स थे इन्होंने कहा कि मेनली द मोस्ट बेसिक जो है दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज में उन्होंने फोकस किया. एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि जो एसेट्स हैं जो कन्वर्टेबल इनटू मनी है, उसको भी हम मनी कह सकते हैं. दो द एसेट्स which are converted easily convertible into the money is also included in the form of in the money concept. तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो मनी है M is equal to C currency plus deposits, डिमांड डिपॉजिट. इनका अप्रोच यही था.
The classicals believe that the money is the medium of exchange. At the same time, assets which are convertible to the money. तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो मनी है according to classicals traditional school of thought, money is equal to C currency plus demand depositors. जो करेंसी हमारे पास पब्लिक के पास बाकी चीजों के पास है, बाकी एसोसिएशंस के पास, एडवर्सिटीज के पास है. एट द सेम टाइम वी हैव द डिमांड डिपॉजिटर्स. जो डिमांड डिपॉजिटर्स हैं बैंकर्स के अंदर, उसको भी उन्होंने क्लास इस पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर किया. तो अब इसके बाद जो है कन्वेंशनल अप्रोच तो बेसिकली इजी है, वी नो एक्सचेंज. तो नाउ द सेकंड वन इज दैट इज मॉनेटरिस्ट अप्रोच और दैट इज द शिकागो अप्रोच वी कॉल इट. बेसिकली इसको हम पहले देखेंगे कि शिकागो अप्रोच इसको क्यों कहते हैं या मॉनेटरिस्ट अप्रोच इसको क्यों देते हैं. बिकॉज मॉनेटरिस्ट अप्रोच इसको इसलिए कहते हैं कि इट वाज पॉइंटेड बाय द मिल्टन फ्राइडमैन, इकोनॉमिस्ट मॉनेटरिस्ट था जिसका नाम मिल्टन फ्राइडमैन था. शिकागो अप्रोच इसलिए कहते हैं कि जो मिल्टन फ्राइडमैन था ये एसोस प्रोफेसर था शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर. वहां पे उसके जो बाकी जो एसोसिएट कलीग्स थे उन्होंने भी इस पे काम किया. सो इसको हम कहते हैं शिकागो स्कूल ऑफ थॉट. एट द सेम टाइम सो इट इज कॉल्ड द शिकागो अप्रोच और द मॉनेटरिस्ट अप्रोच. इसके अंदर क्या उन्होंने कहा, इसने एक फ्रेज ऐड की दैट इज टेम्पररी अबाउट परचेजिंग पावर. बुक उसके अंदर क्लियरली कंसेप्ट एलॉबरेट किया गया है, मैं यहाँ पे उतना ज्यादा डिटेल नहीं लिखता हूँ. टेम्पररी अबाउट टू परचेजिंग पावर. इसने कहा भाई कि जो हम करेंसी है इसने इसके अंदर क्या बताया, उन्होंने कहा कि जो मनी है दैट इज कैप्ट इन कैश के अंदर हम डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर हम रखेंगे या ऑल एसेट्स को हम रखेंगे, उसको हम कहते हैं बेसिकली दैट इज द मनी. तो इसने क्या कहा, इसने कहा भाई कि मेनली ही एडेड द टाइम डिपॉजिट्स. सिंपली हम यही याद रखें कि जो मॉनेटरिस्ट था मिल्टन फ्राइडमैन था, इसने क्या ऐड किया, इसने ओनली वन पर्टिकुलर ऐड किया दैट इज टाइम डिपॉजिट जो था, इसने वो अपनी डिफिनेशन के अंदर ऐड किया. बिकॉज उसने कहा कि टेम्पररी अबाउट परचेजिंग पावर. तो इसने कहा कि जो एसेट्स है, जो करेंसी है, कैश जो हम कैप्ट करते हैं, करंट डिपॉजिट्स होते हैं हमारे पास, करेंसी होती हैं या अदर एसेट्स, उन एसेट्स के अंदर उसने क्या मेंशन किया दैट इज टाइम डिपॉजिट्स. ही एडेड द अनदर वन दैट इज टाइम डिपॉजिट्स. टाइम डिपॉजिट्स को उसने मेंशन ऐड किया. व्हाई ही एडेड दिस, देयर आर टू assumptions. On the basis of two assumptions he included the time deposits. वो assumptions क्या है, वो assumptions ये हैं कि इसने पहले कहा कि भाई मनी के जो मनी है it has a high correlation with income. इनकम के साथ इसको बहुत रिलेशन है. When there is a income, मेरे पास मुझे इनकम ज्यादा होगी तो then I have a money. अगर मेरे पास इनकम उतनी है ही नहीं तो मेरे पास मनी नहीं होगी. It is the same, it is the easiest case. तो ये कोई रेगुलेशन नहीं है. तो यही कहा उसने कि इसके मनी को रिलेशन है, हाई रिलेशन विद दिस पर्टिकुलर दैट इज इनकम. लोगों के पास इनकम ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि उनके पास पैसे भी होंगे. सेकंड केस उसने ये बताया कि जो मनी है ये दो सब्स्टिट्यूट्स मींस ये इंक्लूड करती हैं जो सब्स्टिट्यूट्स होंगे मनी के, और द टाइम डिपॉजिट्स इज वेरी क्लोजली सब्स्टिट्यूट टू द मनी. उसने कहा कि सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी, सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी. तो इसी के अंदर पे उसने बेसिकली टाइम डिपॉजिट किया. बिकॉज टाइम अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्राइडमैन he said that the time deposits are very closely substitute to the money. तो इसके बेसिस पे इसने टाइम डिपॉजिट्स को मेंशन किया है. तो अकॉर्डिंग टू हमने देखा कि नाउ द अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्राइडमैन m इज इक्वल टू एक करेंसी है प्लस डिमांड डिपॉजिट्स. यहाँ पर ऑलरेडी उसने क्लासिकल्स का मेंशन किया. he has already added the classicals की उसने किया. one is the classical क्लासिकल्स का इसने मेंशन किया प्लस उसने क्या कहा अपना टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स. तो मिल्टन फ्राइडमैन ने क्लासिकल अप्रोच को भी इसने मेंशन भाई कि मेरा क्वेश्चन ऐसा फैसिलिटेट करता है. एट द सेम टाइम करेंसी भी उसने मेंशन की, डिमांड डिपॉजिट्स को भी उसने मेंशन किया. बट एट द सेम टाइम he mentions the time deposits. So now the money is equal to C plus D plus T according to the Chicago School of Thought. So in this
approach, we know that मिल्टन फ्राइडमैन एडेड द टाइम डिपॉजिट्स। कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल आप याद रखोगे कि क्लासिकल्स का ऑलरेडी मेंशन है, एट द सेम टाइम ही एडेड द टाइम डिपॉजिट। नाउ वी हैव अ थर्ड अप्रोच, दैट इज द गुरलिशेव अप्रोच और द लिक्विडिटी अप्रोच। That is Gurlichev या लिक्विडिटी। तो इसको हम गुरलिशेव अप्रोच क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वाज गिवन बाय द जॉन जी गुरली, इट वाज JOHN जॉन जी गुरली, जॉन गुरली हम कहेंगे। एट द सेम टाइम इट वाज एडवर्ड, इन कंपोजिशन में इसने भी शेव, जिसको हम जो एडवर्ड एस शेव के नाम से जानते हैं, इन दो पर्टिकुलर जॉन जी गुरली और एडवर्ड शेव ने इस डेफिनेशन को फॉर्मुलेट किया, इंट्रोड्यूस किया। सो इसी के बेसिस पे हम इसको कहते हैं गुरलिशेव अप्रोच और द लिक्विडिटी अप्रोच। लिक्विडिटी अप्रोच हम नहीं कहेंगे, क्यों इसको बोलते हैं? बिकॉज यू विल बी गो इन द कंफ्यूजन। इसको हम लिक्विडिटी अप्रोच क्यों कहते हैं? बिकॉज ही एडेड द कंस्टिट्यूट्स ऑफ मनी, वो अलग टॉपिक है, उन्हें आपको इसके अंदर सिंपली हैव द इट वाज गिवन बाय द जॉन जी गुरली और एडवर्ड एस शेव। तो ये क्या है? इसके अंदर उन्होंने बेसिकली क्या किया, जो ये है, ये उन्होंने फर्दर स्टेप आगे बढ़ा, उन्होंने मतलब दे गो अहेड, वो आगे चले। एट सेम टाइम उन्होंने कन्वेंशनल अप्रोच पे फोकस किया। भाई वी हैव टू एक्सेप्ट द कन्वेंशनल अप्रोच, जिसके अंदर शिकागो अप्रोच। शिकागो अप्रोच क्या है? मिल्टन फ्राइडमैन का अप्रोच, दैट इज द C+D+T, वो भी उन्होंने इंक्लूड किया। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि लाइबिलिटीज ऑफ नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएट्स। नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएट्स का मसला मतलब क्या है मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, लेकिन शॉर्ट, बट यू कैन गो थ्रू द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। जब आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ोगे, शायद थर्ड और फोर्थ यूनिट है, उसके अंदर आप देखोगे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। वहां पर हमारे पास होता है इंटरमीडिएट्स, जिसके अंदर आप पढ़ोगे कि नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। सिंपली आपको ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सिंपली वे क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशन होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। सिंपली वहां पर आप सीखोगे कि व्हाट इज द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। तो इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इट इंक्लूड्स द कन्वेंशनल शिकागो अप्रोच, मॉनेटरी अप्रोच, प्लस उन्होंने ऐड किया, एडिशन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि नॉन लाइबिलिटीज ऑफ नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएट्स, नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएट, उन्होंने वेट को भी मेंशन किया। वहां पे हम देखेंगे क्या किया बेसिकली इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि इट इज अ शिकागो अप्रोच, शिकागो डेफिनेशन, प्लस उन्होंने कहा कि लाइबिलिटीज ऑफ नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएट्स। सिंपली जो हमारे पास बैंकिंग नॉन बैंकिंग जो होते हैं, बैंकिंग नहीं, सिंपली नॉन बैंकिंग, उसके अंदर क्या आते हैं? बॉन्ड्स आते हैं हमारे पास, सेविंग बैंक्स होते हैं, शेयर्स आते हैं, सिक्योरिटीज आते हैं, डेबेंचर्स आते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इट इज अ नॉन बैंकिंग। वो बैंकिंग नहीं है, बट दे आर नॉन बैंकिंग। देखेंगे हम उस क्लास के अंदर, उस लेक्चर के अंदर जब हम वहां पहुंचेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? इट इज अ शिकागो अप्रोच, C+D+T, एट द सेम टाइम दे एडेड that this particular as liabilities of non-banking intermediaries. So हमने देखा कि now the money, अब money क्या है? हम इसके अंदर money is equal to C+D+T, ये तो क्लासिकल वालों का है, ये तो शिकागो है ना, एंटायर इज द शिकागो वालों का है, प्लस इन्हें क्या कहा? इन्हें कहा सेविंग बैंक प्लस शेयर्स प्लस बॉन्ड्स, एसेट, डिबेंचर्स, बाकी चीज उन्होंने कहा कि सेविंग, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जो होते हैं वही नॉन लाइबिलिटीज ऑफ नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो इन्होंने जो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी जो बताए वो उन्होंने थोड़ा फर्दर एक्सटेंड किए, शिकागो गुरलिशेव अप्रोच के अंदर। तो इन्होंने क्या किया है? दे हैव वेट का उन्होंने थोड़ा बहुत इसको फर्दर एक्सटेंड किया, फर्दर ऐड किया कि भाई वेटेड अप्रोच पे हमने इनको डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जो
करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स है उनका जो वेट है दैट इज द जीरो, दैट इज यूनिट वेट, सॉरी, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट है यूनिट वेट, ये पहला उन्होंने कहा। सेकंड वन उन्होंने कहा कि जो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट सेम, जो अनरिलेटेड टू करेंसी एंड अनरिलेटेड टू सी प्लस डी, उन्होंने इसको कहा कि जीरो, उसका वेट है जीरो। अब तीसरा है जो सबस्टिट्यूट है, सबस्टिट्यूट टू सी प्लस डी, उन्होंने क्या कहा उसको, उसने 0 to 1 के बिटवीन इन्होंने वेट दिया। इसके अंदर आपको यही मैंने याद रखना है ज्यादा कि इट इज दे मेंशन द शिकागो स्कूल ऑफ थॉट की डिफिनीशन और ऐड किया लायबिलिटीज ऑफ नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएट्स जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दैट इज द बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, बाकी चीज जो होते हैं, तो ये मेंशन उन्होंने किया। सिंपल, ज्यादा आपको याद रखें। फिर अगर यहाँ ये भी आ रहा होगा कि यूनिट वेट किसको दिया, या जीरो वेट किसको दिया, या 0 to 1 के दरमियान किसको वेट दिया, तो वो भी अच्छा होगा। तो इन दिस अप्रोच वी स्टडी द शिकागो, सॉरी, गोर्लिशा अप्रोच, लिक्विडिटी अप्रोच इसको हम कहते हैं। नाउ वी हैव द लास्ट वन, इजीएस्ट वन, दैट इज सेंट्रल बैंक अप्रोच, जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट प्लेज एन क्रूशियल रोल इन द circulation of money, in the controlation of money, if there will be a deficit or there will be excess supply of money, it is RBI that regulates such issues. तो अब हम देखेंगे fourth one, that is central bank, central bank, हम कहेंगे अपनी RBI की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, we know that in the money concept, उनका मनी सप्लाई के साथ डील करते हैं आरबीआई सिंपली। इसके अंदर ने कहा बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ मनी सप्लाई, ये मनी सप्लाई की ही बात करेंगे बिकॉज मनी तो प्रोड्यूस यही करते हैं, मनी तो इशू यही करते हैं, तो बेसिकली इट विल बी अबाउट टू दिस, ये इसके मुताबिक होगा। हम देखेंगे क्या है इन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल बैंक अप्रोच है जिसके अंदर हमारा आरबीआई होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब कोलैबोरेशन, इस पे कमेटी बन जाती है। रिसेंटली अगस्त के अंदर भी, जून के अंदर भी उन्होंने किया। अब अगस्त जो था रिसेंटली, शायद 1-2 दिन पहले उनकी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने रेट जो थी वो कांस्टेंट रखी। तो जो वही वो मेंशन करते हैं, वही डिफाइन करते हैं। एट द सेम टाइम उस टाइम क्या कहते हैं कि सिंपली हम कहते हैं कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक अप्रोच, वो क्या कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इट इज द अकॉर्डिंग टू मनी, उन्होंने कहा कि द मनी इंक्लूड्स, मनी वो चीज है जो हर किसी रिसोर्स से आती है। कोई भी रिसोर्स हो, कोई भी वेरियस रिसोर्सेज ऑफ मनी इज द मनी। रिसोर्सेज ऑफ मनी जो है उसको मनी, अगर मनी किसी चीज से भी आएंगी उसको मनी कहेंगे। मनी आपको किस पर्टिकुलर चीज से आएंगी उस पर्टिकुलर को मनी कहेंगे, सिंपल। उन्होंने क्या कहा, मनी जो है इट इज इक्वल टू रिसोर्सेज से, वेरियस रिसोर्सेज, सॉरी वेरियस सोर्सेज, जो मनी के वेरियस सोर्सेज हैं उनको हम कहेंगे मनी, बिकॉज जहां से मनी आती है तो उसी को हम कहेंगे मनी। जहां से भी पैसा आएगा उस पैसे को हम कहते हैं मनी। तो ये आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक अप्रोच ने डिफाइन किया। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा, इसके अंदर उन्होंने कहा कि ऑलरेडी तो M इज इक्वल टू C प्लस D प्लस ऑलरेडी था ही, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द सेम टाइम CUT। उन्होंने क्या कहा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो मैंने शायद वहां पर ऊपर डिस्कस किया, वहां से भी पैसा आता है। सेकंड, जो एजेंसीज होती है अनऑर्गेनाइज्ड एजेंसी, सेंट्रल अनऑर्गेनाइज्ड एजेंसी जो होते हैं, वहां से भी जो पैसा आता है वो भी मनी कंस्टिट्यूट करता है। सो इट इज वेरी सिंपल आपको ये रखना है कि जहां से भी जो सोर्सेज ऑफ मनी है, जहां से पैसा आता है वही पैसा है, वही मनी है, वही उन्होंने डिफाइन किया मनी एज दैट पर्टिकुलर। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द अप्रोच टू डेफिनेशन ऑफ मनी। फर्स्ट वन वी हैव डिफाइंड द क्लासिकल वन, दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम कन्वेंशनल ट्रेडिशनल कहते हैं। सेकंड वन we discussed monetarist or Chicago approach, because why discuss Chicago, because they pioneered by the Melville Friedman, because he was the associate professor of Chicago University and the School of Chicago School of Thought. Third one we have Gurley Shaw, John G. Gurley, Edward S. Shaw की definition of money, तो जिसको हम लिक्विडिटी अप्रोच भी कहते हैं। उनके अंदर उन्होंने क्या मेंशन किया,
थर्ड वन इज द सेंट्रल बैंक अप्रोच, जिसको आरबीआई हमारा जो कंट्री के अंदर होता है, आरबीआई 1935 के अंदर जो